क्वेश्चन फोर्थ में हमें फंक्शनल फाइनेंसिंग और एक्टिविटी फाइनेंसिंग में डिफरेंस पूछा था। तो फंक्शनल फाइनेंस हम इसी के क्वेश्चन थर्ड में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम आ जाएंगे एक्टिविटी फाइनेंसिंग पे। ठीक है, अब देखो आपकी जो एक्टिविटी फाइनेंसिंग होती है, मतलब कि यूज करना गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पॉलिसी को ताकि हम एक्टिवेट और स्टिमुलेट कर सके इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में। इसका फोकस होता है कि किस प्रकार के रिसोर्सेज को, कैसे रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जाए, इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाया जाए ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, तेजी से हो। ठीक है, डिफरेंस इसका ऑब्जेक्टिव है आपका फंक्शनल फाइनेंस का क्या ऑब्जेक्टिव है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। इसका है स्टिमुलेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फोकस इसका रहता है डिमांड को मैनेज करना इकोनॉमी में या इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन पे। डेफिशिट बजट यहाँ एप्लीकेबल होता है, ये मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स पे फोकस करता है। ये मेनली आपका डेवलप इकोनॉमीज के लिए या आपका डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए। मेन एम इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना, यहाँ ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना। अब देखो इसका पॉलिसी का अप्रोच क्या होता है, यहाँ पर क्या यूज किया जाता है, लाइक टैक्सेशन, बोरिंग्स, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ताकि हम डिमांड को कंट्रोल कर सके। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इंसेंटिव, ताकि प्रोडक्शन को बढ़ा सके। अब कौन इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कितना एड्रेस करता है, तो ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट से डील करता है, ये स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर हम एक और पॉइंट देखें कि हाँ गवर्नमेंट का क्या रोल है, तो आप लिख देना कि गवर्नमेंट आपका फंक्शनल फाइनेंस में एग्रीगेट डिमांड को मैनेज करती है इकोनॉमी में, और एक्टिवेटिंग उसमें गवर्नमेंट आपके मतलब एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है प्रमोट करने के लिए आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्री को। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल किसमें रहता है कि कैसे प्रमोट करे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को और इंडस्ट्रीज को, तो ये आपका इसमें आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन फोर्थ आपका ये था। आ जाओ क्वेश्चन फिफ्थ में। क्वेश्चन फिफ्थ ये पूछा गया था, एक्सप्लेन एनी टू रीजन फॉर इंक्रीज एंड इन पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, कि दो रीजन बताओ जिससे आपका इंक्रीज होता है आपका पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर चार रीजन बता रखे, आप कोई भी दो लिख सकते हो अपने, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, तो देखो आपका क्यों इंक्रीज हो सकता है पब्लिक फाइनेंस में। ठीक है, यही था ना कि दो रीजन बताओ जिससे आपका इंक्रीज हो जाता है पब्लिक फाइनेंस। तो मैंने चार लिख रखे, आप कोई भी दो लिख सकते हो। तो पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है वह इनकम और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का, ठीक है, और पॉलिसी जिसको यूज एंड पॉलिसी यूज टू मैनेज देम। ठीक है, ये हो गया। तो पब्लिक फाइनेंस रेफर्स टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज यूज टू मैनेज देम। तो पब्लिक फाइनेंस मीन इनकम एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का और क्या पॉलिसी होती है उनको मैनेज करने के लिए। मॉडर्न इकोनॉमी में पब्लिक फाइनेंस आपका इंक्रीज हो सकता है बहुत सारे इकोनॉमिक सोशल रीजन से। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से। जैसे वेलफेयर एक्टिविटीज में इंक्रीज होगा। अब जाहिर सी बात है अगर वेलफेयर एक्टिविटीज में इंक्रीज होगा, ठीक है, तो भाई गवर्नमेंट का जो पब्लिक फाइनेंस हो तो इंक्रीज हो गई ना। वो जो आपकी गवर्नमेंट है वो जैसे स्पेंड करती है वेलफेयर एक्टिविटी लाइक शिक्षा पे, हेल्थ पे, ये रहा, इन सब पे, तो भाई जाहिर सी बात है पब्लिक फाइनेंस इंक्रीज होगा। उसी तरीके से अगर वो तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, अगर गवर्नमेंट इस पे काफी पैसा खर्च करती है, ठीक है, जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं चाहे रोड बनाना, रेलवे, डैम, ये तो बढ़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारी पॉपुलेशन में ग्रोथ होगा तो क्या होगा, भाई पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो डिमांड भी तो बढ़ रही है कैसी चीजों के लिए, शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, घर के लिए, रोजगार के लिए, सैनिटेशन के लिए। तो इन सब नीड्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को और पैसा चाहिए होगा, और पैसा वो खर्च करेगी, जिससे पब्लिक फाइनेंस इंक्रीज होगा। इसी तरीके से डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसमें यही होगा कि मॉडर्न स्टेट्स स्पेंड लार्ज अमाउंट ऑन नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट द कंट्री।
अभी डिफेंस में सिक्योरिटी में भी तो कितना खर्चा करती है, तो उसमें आपको उनको हैवी खर्चा करना पड़ता है भाई, आर्मी पे, वेपन्स पे, पुलिस पे, बॉर्डर सिक्योरिटी पे, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन मिलिट्री इक्विपमेंट, डिफेंस फोर्सेस, ये तो इससे उनका क्या होगा, पब्लिक जो है फाइनेंस ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये रहा। तो आप लिख सकते हो इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स, वेलफेयर एक्टिविटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये इनके कारण उनका पब्लिक फाइनेंस इंक्रीज हो सकता है। कोई भी आप दो लिख लीजिएगा इसमें। क्वेश्चन 6 था, मेंशन टू रीजन फॉर द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि कोई भी दो रीजन बताओ कि आपका जो प्राइवेट और पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसमें क्या अंतर है, ठीक है। तो देखो, तो पहले तो एक अंतर आप ऑब्जेक्टिव का लिख सकते हो और एक कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ठीक है। तो देखो प्राइवेट एक्सपेंडिचर में क्या लिखोगे, अगर ऑब्जेक्टिव का अंतर लिखोगे तो देखो प्राइवेट एक्सपेंडिचर क्यों किए जाते हैं, ताकि मैक्सिमाइज कर सके पर्सनल बेनिफिट और प्रॉफिट को, ठीक है। तो आपके प्राइवेट एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो इंडिविजुअल और फर्म करते हैं जिससे वो मैक्सिमाइज कर सके पर्सनल बेनिफिट और प्रॉफिट को। प्राइवेट एक्सपेंडिचर मेड टू मैक्सिमाइज पर्सनल बेनिफिट और प्रॉफिट, इसलिए तो पहला तो अंतर उद्देश्य का है कि जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर इंडिविजुअल या फर्म कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ताकि मैक्सिमाइज कर सके अपने स्वयं के बेनिफिट को और मुनाफे को, ठीक है। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर आपका किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो समाज के वेलफेयर के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए होता है। तो उसका उद्देश्य क्या होता है, प्रमोट सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो एक तो अंतर आपका उद्देश्य का आ गया, दूसरा आपका कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ठीक है, जो कि होता है आपका नियंत्रण और उत्तरदायित्व में अंतर, ठीक है। तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर, ये आपका प्राइवेट एक्सपेंडिचर किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, इंडिविजुअल और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। प्राइवेट एक्सपेंडिचर कंट्रोल बाय इंडिविजुअल, ठीक है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल आएगा, वो क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने खुद के डिसीजन के लिए, ठीक है। चाहे ये आप लाइन कट करके ऐसे करके इसको लिख दो, चाहे रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर देयर ओन डिसीजन, ठीक है। वहीं पर ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। और ये किसके लिए अकाउंटेबल होते हैं, पब्लिक और पार्लियामेंट के लिए, ठीक है। ये रिपीटेड है। तो हमने कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये कहा कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर कंट्रोल करते हैं इंडिविजुअल या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, अब वो मतलब अपने खुद के डिसीजन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहीं पर पब्लिक एक्सपेंडिचर आपकी गवर्नमेंट करती है और ये जवाबदेही किसके लिए होती है, इनकी पब्लिक और पार्लियामेंट के लिए, ठीक है। द प्राइवेट एक्सपेंडिचर फोकस ऑन पर्सनल बेनिफिट और पब्लिक वाला आपका फोकस करता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन 6 था, ठीक है। आप चाहो तो इसको देख सकते हो। तो मेन आपको बस उसका वो रखना है अंतर, की अंतर इस तरीके की दोनों के उद्देश्य में अंतर है और कंट्रोल में, ठीक है। फिर दूसरा आपने यहाँ पढ़ा, तो ये भी काफी इजी है कि पब्लिक फाइनेंस जो होता है एक तरीके से खर्चा जो होता है गवर्नमेंट करती है उसमें क्यों इंक्रीज हो जाता है। तो हमने बताया कि भी क्या चार रीजन है, कि वेलफेयर एक्टिविटीज बढ़ गई, मिलिट्री में मतलब डिफेंस में ज्यादा खर्चा हो रहा, पॉपुलेशन, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसमें भी अंतर बताया। क्वेश्चन 7 हमें ये पूछा गया था कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंसिडेंस एंड शिफ्टिंग ऑफ टैक्स, की इंसिडेंस और जो शिफ्टिंग ऑफ टैक्स है उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो पहले हम इसमें मीनिंग ऑफ टैक्स इंसिडेंस जानेंगे, देन टैक्स शिफ्टिंग जानेंगे, ठीक है। तो पहले टैक्स इंसिडेंस जान लेते हैं। देखो टैक्स इंसिडेंस क्या होता है, मतलब होता है कि फाइनल बर्डन आपका टैक्स का उस पर्सन या ग्रुप में जो एक्चुअली मतलब उस कॉस्ट को पे कर रहा है, ठीक है। तो टैक्स इंसिडेंस मीन्स कि आपका अल्टीमेट बर्डन टैक्सेशन का किस पे आता है, जो भी पर्सन उस कॉस्ट को बियर कर रहा है। टैक्स इंसिडेंस मीन रेफर टू द फाइनल बर्डन ऑफ अ टैक्स ऑन अ पर्सन हु अल्टीमेटली बियर द कॉस्ट ऑफ टैक्स। मतलब साफ साफ समझ में आ गया कि टैक्स इंसिडेंस मीन्स कि जो उस कॉस्ट को टैक्स की पे कर रहा है अल्टीमेट बियर, उस अल्टीमेटली जो बर्डन है उसी पर्सन पे आया, ठीक है। चाहे वो कोई पर्सन है या ग्रुप है, ठीक है। तो टैक्स इंसिडेंस रेफर टू द फाइनल बर्डन ऑफ अ टैक्स ऑन अ पर्सन
ये आपका ग्रुप भी हो सकता है, हु यहाँ पर लिख सकते हो, और ग्रुप एक्चुअली ये अल्टीमेटली बेयर करता है कॉस्ट ऑफ टैक्स को, ठीक है। ये शो करता है कि आपका अल्टीमेटली पे कौन कर रहा है टैक्स को, ठीक है। हो सकता है कि टैक्स इनिशियली किसी और पे इम्पोज किया गया हो, बट टैक्स इंसिडेंट दिखाता है कि हम मतलब रियली में उसे दिया किसने, ठीक है। तो इसका साफ शब्दों में मतलब है अल्टीमेट बर्डन ऑफ द टैक्स ऑन द पर्सन हु एक्चुअली पे, ना कि जिसपे इम्पोज किया गया। उदाहरण के लिए गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर पे टैक्स लगाया, बट प्रोड्यूसर ने प्राइस बढ़ा दिया, और तो फाइनली किसने पे किया, कंज्यूमर ने, तो ठीक है। तो ये आपका टैक्स वो होता है इंसिडेंस। टैक्स शिफ्टिंग जस्ट क्या होता है, ये आपका प्रोसेस है ऑफ ट्रांसफरिंग द टैक्स बर्डन। इसको टैक्स के बर्डन को ना हम आगे या पीछे किसी और पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। टैक्स शिफ्टिंग मीन्स द ट्रांसफर ऑफ द टैक्स बर्डन फ्रॉम वन पर्सन ऑफ होम द टैक्स इम्पोज टू द अनदर पर्सन। मतलब जिसपे लगा उसने क्या किया, किसी और को ट्रांसफर कर दिया। अ सेलर में पास द टैक्स बर्डन टू द बायर बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये रहा आपका। तो टैक्स शिफ्टिंग आपको एक प्रोसेस में ट्रांसफर कर देते हैं टैक्स के बर्डन को। दो तरीके की शिफ्टिंग होती है आपका। फॉरवर्ड, द प्रोड्यूसर शिफ्ट द टैक्स बर्डन फॉरवर्ड टू कंज्यूमर बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है। तो इसने आपके प्रोड्यूसर ने कंज्यूमर पे बर्डन शिफ्ट कर दिया, आपका आगे फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। कैसे करके, गुड्स के प्राइस को बढ़ा के। बैकवर्ड, तो producers shift the tax burden to the supplier or factors or person by reducing the wages और payments, ठीक है। तो प्रोड्यूसर बैकवर्ड में क्या करेगा, आपका बर्डन सप्लायर और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे शिफ्ट कर देगा, जो वेजेस और पेमेंट है उनको रिड्यूस करके। तो ये इसका डिफरेंस भी है। फाइनल बर्डन ऑन टैक्स, ट्रांसफर ऑफ टैक्स बर्डन, फाइनल इसका रिजल्ट रहता है। ये आपका प्रोसेस है, इसको शिफ्ट नहीं कर सकते, इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें हु एक्चुअली पे दैट इज, और इसमें होता है कि कैसे वो बर्डन को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन 8 में था आपका 7, तो आपका ये हो गया कि आपको ज्वाइंट इंटरप्राइज के ऊपर छोटा सा एक नोट लिखना है, शॉर्ट नोट, ठीक है। पहले हम मीनिंग जान लेते हैं। A joint enterprise is a business owned and managed jointly by the government and private individuals or company, ठीक है। तो ज्वाइंट एंटरप्राइज एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ओन मैनेज किया है ज्वाइंटली गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनी ने, ठीक है। जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में आके कंट्रीब्यूट करते हैं, कैपिटल रिस्क को आपस में शेयर करते हैं और मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं। मेन एम इसका यही रहता है कि ताकि हमारा रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाए, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिल जाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। ये रहा इस तरीके से फीचर्स। ज्वाइंट ओनरशिप रहती है, ठीक है। कैपिटल भी कंट्रीब्यूट किया जाता है गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के द्वारा, मैनेजमेंट शेयर किया जाता है दोनों के द्वारा, और प्रॉफिट भी लॉस क्या बोलते हैं, मिलके शेयर करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। फिर तो आप फीचर्स में लिख सकते हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एफिशिएंसी, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिल जाता है, प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी और मैनेजमेंट स्किल भी मिल जाती है। एडवांटेज, लार्ज कैपिटल अवेलेबल होगा, ठीक है। बेटर मैनेजमेंट होगा, रिस्क भी आपस में शेयर कर सकते हो, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होता है, जैसे हमें इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है उसके लिए, ठीक है। तो ज्वाइंट एंटरप्राइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करती है ताकि एफिशिएंट मैनेजमेंट हो सके या इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट कर सके। जैसे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हो गए, ठीक है, या कहीं पर इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ हो गया इसमें सब कुछ।